भाई कितना डरे हुए हैं ये लोग। अबे जब इतना डरे हुए हैं, जब इतना भटके हुए हैं, तब तो इन्होंने 3000 रॉकेट मार दिए। तब तो ये लोग सड़कों पे जाकर जूस को अटैक कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। जब नाराज हो जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। और इंडिया में भी देखिए फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। भटके हुए नौजवान जो है वो हिंसा करते हैं, कश्मीर में इनोसेंट टूरिस्ट को मारा जाता है। जो लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका भी खून किया जाता है डर के मारे। बेचारे डरे हुए लोग जो हैं वो इस फैशिस्ट ब्राह्मणिकल आर्मी के खिलाफ भी कश्मीर में अटैक पर अटैक करते रहते हैं। और बेचारे हमारे भटके हुए कॉमरेड्स रेड कॉरिडोर में फैशिस्ट सीआरपीएफ जवानों के खिलाफ भी अटैक पर अटैक करते रहते हैं। कसम से यार इनका डर मुझसे अब देखा नहीं जा रहा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। और जब ये सारी हिंसा हो जाती है फिर आता है स्टेप नंबर 3, जस्टिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है दोस्तों, इसने इजराइल के ऊपर 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर कर दिए और उन्होंने बोला कि 20 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर इजराइल के ऊपर इन्होंने 5000, कुछ लोग मारे गए, कई घर टूटे, कुछ रॉकेट उन्होंने हवा में ही रोक दिए इजराइल ने ज्यादातर रॉकेट्स। लेकिन फिर भी इजराइल कह रहा है दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये युद्ध आपने हमारे ऊपर मसल्लत करा है, हमारे ऊपर लागू करा है, अब देखना हम इसका भरपूर जवाब देंगे। वो फिर से गर्मा गया। इसमें किसकी ज्यादा गलती है, इजराइल की है या फिलिस्तीन की है? इसमें हमास कौन होता है, गाजा पट्टी क्या है, वेस्टर्न बैंक जेरूसलम पे विवाद क्यों हो रहा है और इसमें कौन सही है, और भारत को किसका साथ देना चाहिए और किसका नहीं देना चाहिए, इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसको हम समझते हैं। देखिए जो इजराइल और फिलिस्तीन है ये मिडिल ईस्ट में आते हैं। सब मिडिल ईस्ट एशिया का लास्ट हो जाता है, ये वाला एरिया हो जाता है। तो आप देख सकते हैं भारत से दूरी भी अच्छी खासी है। ये एरिया पूरी तरह से मुस्लिम कंट्रीज के बीच में है यहाँ पर, और यहाँ इजराइल है इसी के बीच में। इसको अगर पास करके हम इस एरिया को देखते हैं यहाँ से, तो आप इस तरह से देखेंगे। ये हमारा इंडिया हो गया, इंडिया से पाकिस्तान, ईरान, और उसके बाद ये वाला एरिया आ जाता है इजराइल का। इजराइल इसी में है आपका फिलिस्तीन। हालांकि पहले ये फिलिस्तीन था, उसको उसके ऊपर इजराइल को बसाया गया। तो स्टार्टिंग से वहां पर जो कंट्री थी वो फिलिस्तीन थी। हालांकि वहां पहले से भी यहूदी लोग रहते थे, बट एक देश का कंसेप्ट उनके पास नहीं था। वो वहां रहते थे, बहुत कम संख्या में रहते थे। अब देखिए ये सारे खेल के पीछे ये इंग्लैंड वाले हैं सब। ये ससुरे क्या बोलेंगे सब किसी को नहीं पता है, और हम लोग से बेहतर इनको कौन जानता है। हम लोगों के ऊपर इन्होंने 200 साल तक शासन किया है। जलियांवाला बाग से हत्याकांड से लेकर, चाहे वो फांसी देना हुआ भगत सिंह को, चाहे वो सेलुलर जेल हुआ, हम लोग इनकी पूरी तरह रहन से वाकिफ है। द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ तो इन लोगों ने कुछ ऐसे सरदर्द दे गए हैं जो दुनिया में कभी खत्म नहीं होंगे। मिडिल ईस्ट में क्या किया इन लोग ने, जहां पहले फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन को बांट दिया। कहा कि भैया इजराइल भी रहेगा और फिलिस्तीन भी रहेगा। 2 देश यहाँ बना दिया, इजराइल और फिलिस्तीन। कहाँ बैठे बैठे इन लोगों ने, लंदन में बैठे गए। कोई चीज अच्छी आ रही है, तेरे बारे में बोल रहा है, सुनो ध्यान से। ये 2 भाग में यहाँ बांट दिया, और हमेशा से ये लड़ाई होती है। और ये लड़ाई किस तरह से, आप अपने पे समझिए। हमारा अखंड भारत देश था, 1900 इनको बांटा 1948 में यहाँ पर, और हम लोग को ठीक 1 साल पहले बांटे थे सब 1947 में। भारत इंडिया था और ये पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान का विभाजन कर दिया सब, और हम लोग के बगल में एक तो बवासीर छोड़ के चला गया सब 1947 में, और अभी ये बवासीर भगंदर हो गया है। आप खुद समझिए, क्या ये लड़ाई हम लोग के बीच की जो इंडिया पाकिस्तान का इंटेंशन है, इतना मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है, खास करके कश्मीर इशू को, टेररिस्ट आतंकवाद को लेकर, कभी सॉल्व होने वाला लगता है? नहीं लगता है। ऐसे ही इन लोगों ने यहाँ किया। अब हम लोग को इस कचड़े में पड़ना नहीं है। पहले आप समझिए कि ये लड़ाई जानबूझ के लड़ाई जा रही है ताकि ये और अमेरिका वाले लोग हथियार बेच सके, वरना भारत पाकिस्तान में इन्हीं लोग का देन है। और अगले साल यहाँ पे देन है, देखिए आईपी यहाँ पे इजराइल फिलिस्तीन, और आईपी इंडिया पाकिस्तान। ये सब बैठ के कहां से हो रहा था, लंदन से। ससुरा आईपीएल खेल दिया सभी से, बहुत होशियार है सब। तो आप पर्दे के पीछे के सीन को समझिए, चल क्या रहा है। जो अभी हो रहा है इसको मत देखिए, उसे देखिए जो नहीं दिख रहा है। अब 1948 में जो देश था ही नहीं, वहां पे आप कहिएगा कि यहाँ विभाजन होगा, यहाँ इजराइल भी रहेगा, तो बवाल होगा। तो इन अंग्रेजों ने क्या किया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये लोग जहां मार करते थे वहां पर इन्होंने अपना एक मुखौटा रख दिया था, उसका नाम है यूएनओ। आज भी ये यूएनओ फेमस है किसी भी चीज को बर्बाद करने के लिए। In Israel and around it, and it's a fair expectation because this is the biggest story in the world right now, dominates everything. Not only does it dominate international affairs, but also greatly affects हमास के मिलिट्री विंग के लीडर हैं। उन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म का ऐलान किया है।
और सारे पैलेस्टीनियंस को इजराइल के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए कहा। वो कहते हैं इनफ इज इनफ, बट व्हाट डज ही मीन? ये पूरा सिचुएशन काफी ट्रैजिक है और काफी डेंजरस। भारत के साथ साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों ने इजराइल के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ को सपोर्ट किया है और इस टेरर अटैक को कंडेम भी किया है। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पिछले 75 सालों से चला आया है और हर कुछ महीनों में वायलेंस की खबरें आती रहती हैं। लेकिन वॉर इस शब्द का इस्तेमाल आज हो रहा है। सच क्या है और इसका ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। और 12,000 लोग इंजर हुए। इजराइल 1948 से लेकर आज तक इतनी सारी वॉर्स लड़ चुका है, आप वीडियो को पॉज करके इनके नाम पढ़ सकते हैं। लेकिन 1973 की ये वॉर काफी स्पेशल थी क्योंकि अरब देशों को पता चल गया कि इजराइल को डिफीट करना पॉसिबल तो है। अमेरिका का सपोर्ट ना मिलता तो शायद नतीजा कुछ और होता। वापस आता है प्रेजेंट पर। हमास के इस ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया गया है। अल अक्सा के बारे में जान, ये है जेरूसलम, दुनिया की सबसे होलीएस्ट जगहों में से एक। इसका जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में एक इम्पोर्टेंट स्थान है। हमास का कहना है कि इजरायली आर्म्ड फोर्सेस अल अक्सा मॉस्क के आसपास वायलेंस कर रही है। वेस्ट बैंक में इस साल इजराइल ने कई रेड्स की और इनमें 200 से ज्यादा लोगों की जान गई। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये 200 लोग कौन थे। इजराइल मानता है कि ये 200 लोग मिलिटेंट्स थे या फिर मिलिटेंट्स के साथी थे। इजराइल जब भी मिलिटेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए वेस्ट बैंक के अंदर जाता है तो उन पर पत्थरबाजी होती है। इजराइल के साइड से कहते हैं कि रिटेलिएशन में जानी जाती है और पैलेस्टीनियंस मानते हैं कि इजराइल का वेस्ट बैंक में क्या काम। सिचुएशन हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रही है। एज अ रिजल्ट इस साल वेस्ट बैंक में 200 से ज्यादा लोग और इजराइल के साइड पर 30 से ज्यादा लोग मारे गए। यहाँ आर्गुमेंट हमेशा यही होता है कि वायलेंस की शुरुआत किसने? हमास और हिजबुल्लाह ये दोनों के दोनों दोस्तों ये हैं टेररिस्ट ग्रुप्स, ये नॉन टेरर ग्रुप्स हैं और हमास गवर्नमेंट कंट्रोल करता है काफी हद तक। तो अब इनको सप्लाई कौन करता है? कौन है इनका इतना बड़ा हिमायत है जो इनको ट्रेनिंग देता है? कौन है जो हमास को ये सब सिखाता है कि तुम ऐसा करो, इजराइल के खिलाफ ये करो, वो करो? वो है ईरान। आपने बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों, वो है ईरान। ईरान इनको सप्लाई करता है मटेरियल और ये सब। जनरल सुलेमानी था ना जिसको अमेरिका ने एक तरफा ये लड़ाई भी नहीं है दोस्तों। जो कहता है कि इजराइल के हमास से लड़ाई हो गई वो भी झूठ बोल रहा है। ये लड़ाई नहीं है, ये पिटाई है। ये पिटाई है क्योंकि लड़ाई क्या होता है, दोनों लड़ते हैं तब होती है लड़ाई। पिटाई एक तरफा होती है। अब इजराइल मैदान में आ गया है, ये देखना है चूहे। अभी आप देखना है चूहे कैसे भागते हैं, क्योंकि इजराइल अपने टैंक वैंक लेके, अपने सब कुछ लेके, आप देखिएगा इजराइल घुस जाएगा बिल्कुल अंदर और एक एक करके ठोकेगा, एक एक करके निकाल के एक एक करके निपटाएगा। और फिर ये लोग पता है क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं दोस्तों, इजराइल का जो असली, जिसको कहते हैं कि इमेज जो है, वो खराब करने का ठेका हमास ने ले रखा है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये ऐसी लाशें दिखा देंगे, जिंदा लोगों को लेटा देंगे और उनके ऊपर सफेद चादर डाल देंगे कि जैसे मरा हुआ आदमी है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे दिखाएंगे कि बच्चा मरा हुआ, बच्चे को बोला तुम सांस मत लेना, कुछ मत लेना। उनकी फोटोग्राफी करते हैं ऊपर से और फिर उसको ये वायरल करते हैं सोशल मीडिया पे। कहते हैं कि देखो इजराइल ने इतने 50 लोग मार दिए, 100 लोग मार दिए। ये ऐसे काम करते हैं और लोग जो हैं भावुक तो होते हैं। लोग कहते हैं हो इजराइल इतना बुरा है, इजराइल ने बच्चों को मार दिया। देखिए बात ये होती है कि ये क्या करते हैं। ये जो रॉकेट आए हैं कहाँ से आए हैं, मैं आपको पूरी स्कीम बता देता हूँ। इनकी जो स्कीम होती है ना हर चीज़ की, माल बेचने की, इनकी माल बेचने की स्कीम क्या है? इनकी माल बेचने की स्कीम ये है कि दोस्तों जितने भी रॉकेट फायर करते हैं, ये रॉकेट फायर करते हैं, जो एरिया होगा ना कहीं से तो रॉकेट टेक ऑफ करेगा। वो कोई तो उसका बेस होगा ना जहाँ से रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है हवा में। ये कोई सुनसान इलाके से नहीं करते फायर, ये करते हैं पॉपुलेटेड इलाके से, बिल्कुल जहाँ पे आबादी के क्षेत्र होते हैं ना। आबादी के क्षेत्र के बीचों बीच एक कॉलोनी बनी है, वहाँ पे हजारों दर हजारों 50-60 हजार लोग रहते हैं। उनके बीचों बीच 15, 20, 30 रॉकेट वहाँ से फायर हो जाते हैं। अब क्या होता है, इजराइल का जो रडार है या इजराइल का कंप्यूटर है वो रीड करते हैं कि कहाँ से मिसाइल निकली है, मिसाइल टेक ऑफ कहाँ से करी है वो देख लेते हैं, रॉकेट कहाँ से टेक ऑफ करा है वो रीड कर लेते हैं। तो उनका जो सीबी होता है, सीबी यानी कि काउंटर बम्बार्डमेंट, यानी कि इजराइल से फिर मिसाइल वहीं पे जाके गिरेगी जहां से रॉकेट इनका टेक ऑफ किया है, और वो होता है आबादी का इलाका। ये जानबूझ के जो पैलेस्टीनियंस हैं, हमास वाले हैं, हिजबुल्ला वाले हैं, ये तो अगर हमास की स्टोरी है आज की, लेकिन हिजबुल्ला वाले ये सब लोग क्या करते हैं, ये जानबूझ के, आपने ये बात देखी होगी, इनसे सीख के हुर्रियत वाले भी यही करवाते थे कश्मीर में, पत्थरबाजी। ये पत्थरबाजी का ये मामला कहां से शुरू हुआ? ये कश्मीर से थोड़ा ना शुरू हुआ। And there will be 20 people coming and saying, oh, you're Islamophobic. And suddenly it's about Islam. It's not about Hamas, the terrorist organization.
So this entire thing is, Mr. Mahmoud Abbas, where were you when Hamas was firing thousands of rockets into Israel? Where were you when they were shooting little children? Where were you? 7 अक्टूबर 2023 सैटरडे, ये इजराइल में एक ऑस्पिशियस दिन था। आज के दिन तोरा पढ़ा जाता है, जो जूडिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट होली टेक्स्ट है। और इसी दिन हमास ने 5000 रॉकेट्स के साथ इजराइल पर हमला किया और इजराइल ने इमीडिएटली स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी। כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. सारे सिटीजन्स को बॉम्ब शेल्टर्स में जाकर छुपने के लिए कहा गया है। कई रॉकेट्स इजराइल के आयरन डोम ने रोक लिए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 250 लोगों की जान गई है और 1500 से ज्यादा इंजर हुए हैं और अनगिनत लोगों को एज अ हॉस्टेज लिया गया है। Things are worse than they look on the news. The images that are coming from this situation are too graphic to be shared on the news. सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां एक इजरायली मिलिट्री की महिला को कैप्चर किया गया है, उन्हें मारा गया है और उन्हें बिना कपड़ों के पूरे शहर में परेड किया गया है। इस अटैक का नाम है अल अक्सा स्टॉर्म। मॉस्क के अंदर जाते हैं और पैलेस्टाइन के लोग कहते हैं मॉस्क में घुसकर लोगों को बाहर निकाल कर मारा जाता है। कौन सी साइड पर विश्वास करना है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। فاتحين يا رب سلم يا رب سلم يلا इशू अभी तक इस गधे से सॉल्व नहीं हो रहा है। इतना पागल संस्था है कि किसी चीज को ये चौपट कर देगा यूएनओ में। तो जानबूझ के इन्होंने मुसलमानों से कहा कि चलो चलो तुमको हम यूएनओ में ले जाते, वही फैसला करेगा। बचपन में आप कहानी सुने होंगे कि किसी ब्रेड के लिए 2 बिल्ली लड़ रही थी तो बंदर आया उनको फैसला करने, सारा ब्रेड अपने खा लिया। तो यूएनओ ने कहा कि देखो भैया, जो बेलफोर डिक्लेरेशन है उसके तहत इजराइल बनेगी और इसने एक मील आयोग को बना दिया और इसने कहा कि देखो भैया इजराइल बन जाएगा और इजराइल की स्थापना कर दिया 14 मई 1998 को। इस दिन इजराइल की स्थापना हो गई। जो फिलिस्तीन पूरा फिलिस्तीनियों का था, जो मतलब वहां मुस्लिम लोग रहते थे, उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया 1948 में। और क्या कर दिया, 48% दिया फिलिस्तीन को, 48% फिलिस्तीन को दिया, 44% इजराइल को दिया। यहाँ पर देखिए, जबकि इजराइल का यहाँ पे उस समय तक नहीं था। यहाँ पे और उसके बाद क्या किया, जेरूसलम जो राजधानी थी उसको कहा कि देखो, ना ये फिलिस्तीन की राजधानी रहेगी ना ये इजराइल की राजधानी रहेगी, ये यूएनओ के कंट्रोल में रहेगा। 8% का एरिया यूएनओ के कंट्रोल में। जैसे ये बात हुआ, अरब देशों ने कहा कि हम ये होने नहीं देंगे। फिलिस्तीन ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मार होगा। ससुरा स्टार्टिंग स्थापना हुआ, युद्ध चालू हो गया। वो तो भारत भी झेल चुका है। 1947 में आजाद हुए, मार हो गया। पहली लड़ाई 1947-48 की थी हम लोग की, वही इसके साथ हुआ। इजराइल ने इन लोग को पकड़ के धो दिया। 6 देश आए थे लोग मारने, सबको पकड़ के धो दिया। रीजन क्या है कि ये लोग जो अरब देश के मुस्लिम कंट्री थे, ये जंग लड़ रहे थे जंग को जीतने के लिए, जबकि इजराइल के यहूदी लोग जंग लड़ रहे थे अपना अस्तित्व बचाने के लिए। उन्हें पता था कि अगर ये युद्ध हारेंगे तो हम ये युद्ध नहीं हारेंगे, ये पृथ्वी हार जाएंगे, फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए वो युद्ध को जीत गए। अब आज की घड़ी में इजराइल और पैलेस्टाइन कुछ ऐसा दिखता है। ये मैप अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि पैलेस्टाइन के लोग मानते हैं कि 1947 से लेकर आज तक इजराइल धीरे धीरे पैलेस्टाइन पर कब्जा कर रहा है। पैलेस्टाइन का धीरे धीरे छोटा होता हुआ मैप आप देख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कई टेरर आउटफिट्स इजराइल पर अटैक करने के लिए करता है। क्या इनोसेंट लोगों की जान लेने के लिए एक मैप जस्टिफाइड है? यह है गाजा स्ट्रिप, जो इजराइल और इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है और इस एरिया को कंट्रोल करते हैं हमास। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2007 से गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रहा है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और कई और देशों ने भी उन्हें एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया। हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। हमास की शुरुआत 1987 में हुई और उन्होंने 1988 में हमास चार्टर बनाया। उनका ऑब्जेक्टिव है पैलेस्टाइन को इजरायली ऑक्यूपेशन से बचाना, और इसमें सिर्फ ये पैलेस्टाइन का पार्ट नहीं, पूरा इजराइल और पैलेस्टाइन शामिल। जहां अरबिक में इस शब्द का मतलब ब्रेवरी है, हिब्रू में इसका लूजली मतलब है वायलेंस। साफ साफ देखा जाए तो हमास इजराइल को नक्शे से मिटाना ही चाहता है और पिछले 30 सालों से उनके वायलेंट अटेम्प्ट्स जारी हैं।
1980 से लेकर आज तक उन्होंने किए सारे टेरर अटैक्स का डेटा देखते हैं। जनरल पब्लिक के लिए एटलीस्ट 87 अटैक्स का डेटा अवेलेबल है। इन टोटल 1000 से ज्यादा लोग हमास के अटैक से या तो इंजर हुए या मारे गए। सोचिए, ये इतना छोटा सा देश, लेकिन इस देश के सारे लोग टेरर अटैक के डर में जीते। इसीलिए इजराइल ने अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाया है। क्या है आयरन डोम? 2011 में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने आयरन डोम नाम का एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, जिसका ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को मिड एयर इंटरसेप्ट करना, उन्हें जमीन पर नुकसान करने से पहले मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देना। इस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स, रेडार सिस्टम, कमांड सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर। जब भी गाजा स्ट्रिप से रॉकेट्स लॉन्च होते हैं, तब यह सिस्टम उन्हें डिटेक्ट करता है और उनकी ट्रैजेक्टरी मैप करता है। फिर काउंटर मिसाइल्स छोड़े जाते हैं, जिनसे गाजा से आने वाले इन मिसाइल्स को मिड एयर इंटरसेप्ट किया जाए और रोका जाए। 2012 में गाजा के अगेंस्ट इजराइल की जो वॉर हुई, उसमें इस आयरन डोम सिस्टम ने 85% रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया और जानें बचाई। ये सिस्टम हमास के अगेंस्ट इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस है और ये बात हमास जानता है। फिर भी उन्होंने 5000 रॉकेट्स लॉन्च। ये कोई आम टेरर अटैक नहीं है, ये युद्ध का ऐलान। और ये दिन भी काफी स्पेशल था, क्योंकि इसी दिन के अराउंड 50 साल पहले भी इजराइल पर अटैक हुआ। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते। आप ये होप करते हैं कि किसी न किसी तरह से ये लोग साले इस दुनिया से उठ ही जाएं। लेकिन यार दुनिया थोड़ी बदल गई है। हम सीधे सीधे जाके लोगों को मार नहीं सकते, तो हम क्या करें? अब देखिए भैया, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। आपको अडेप्ट करने की जरूरत है। You need to make sure that you are the aggressor, you are the aggressive one, but at the same time you also get to play victim. लेकिन ये हम कैसे करें? बहुत बड़ी विडंबना है, but don't worry, I'll show you in 4 easy steps. तो इसके लिए कारण है जेरूसलम 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। जैसे ये देखिए, ये जो इजराइल है अभी नक्शा, तो इसमें जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है, ये दिया गया था फिलिस्तीन को। जो व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है वो इजराइल के पास, और जो रेड दिख रहा है वो जेरूसलम है। जेरूसलम को जूम करके देखेंगे तो इस तरह का नक्शा आता है। यहाँ 3 पवित्र धर्म रहते हैं। ईसाइयों का मान्यता है कि उनके जो ईसा मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था, वो बैतलहम जगह जेरूसलम में है। यहूदी जो अभी वर्तमान में इजराइल में रहते हैं, उनका कहना है कि उनके सारे लोग यहीं से हुए, उनका मूल स्थान यही है। और मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र स्थल अल-अक्सा मस्जिद यही है। यानी ये 3 धर्मों का पवित्र स्थल है जेरूसलम, इसे होली लैंड कहते हैं। बात समझिए, यहाँ जो लड़ाई है वो मेन लड़ाई है हमारी जमीन की तुम्हारी जमीन। तो पहले तो यहाँ 100% फिलिस्तीन था। ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, 48 से पहले, 1948 से पहले ये 100% फिलिस्तीन था। बाद में आप देखेंगे 1948 में यूएनओ ने इसका पार्टीशन किया, तो अब देखिए ये ग्रीन वाला फिलिस्तीन ऐसा रह गया। और जानबूझ के यूएनओ ने एक ऐसा ड्रामा रचा कि आगे जाके लड़ाई होगी। देखिए, आधा फिलिस्तीन यहाँ दिया है, थोड़ा सा यहाँ दे दिया है, बीच में पतला रास्ता दिया है, थोड़ा सा यहाँ दिया है, बीच में पतला रास्ता दिया। इन लोग का पहले से प्लान था। ऐसे ही इन लोगों ने पाकिस्तान को बांटा था, एक और इधर पाकिस्तान, एक और इधर पाकिस्तान, जिसको आगे चल के हम लोगों ने बांग्लादेश में तोड़ दिया। यही काम किया इजराइल ने। जानबूझ के इजराइल को कहा गया था कि भैया तुम आगे जाके तोड़ोगे तो ये छितरा जाएगा, उधर वो छितरा जाएगा। फिर अगले साल इजराइल ने ऊपर वाला घोट लिया। देखिए, इजराइल खत्म, अब फिलिस्तीन यहाँ बच गया, यहाँ बच गया। उसके बाद धीरे धीरे देखिए इसमें भी धीरे धीरे कब्जा करना इजराइल चालू कर दिया। तो इजराइल ले देके 12% फिलिस्तीन बचा है। तो जो फिलिस्तीन पहले 100% था, अभी वो 12% है और पूरा इजराइल उस पर कब्जा कर रहा है। तो फिलिस्तीनियों का एक तो मेंटली भाई किसी का भी मोरल गिरेगा कि नहीं कि हमारा देश तुम हम ही को पीट रहा है। और इजराइल ने अलग अलग नियम बना रखा है। फिलिस्तीन के लोग हथियार नहीं रख सकते, एयरफोर्स नहीं रख सकते, आर्मी नहीं रख सकते, ये लोग मतलब नेवी नहीं रख सकते, और ये सब कुछ रखता है इजराइल। और जो हमला हो रहा है वो बेसिकली हमला इस गाजा पट्टी से हो रहा है, अभी आगे समझाएंगे। वो भी हमला हो रहा है और वो हमास कर रही है, आर्मी नहीं कर रही है। हमास वहां के हिसाब से एक आतंकवादी संगठन है, इजराइल के हिसाब से वो हमला कर रही है, न कि फिलिस्तीन की आर्मी। फिलिस्तीन वालों के पास पत्थर रहता है मारने के लिए, और हमास जो है आतंकवादी संगठन, वो रॉकेट मारता है। ओवरऑल आप कंसेप्ट समझिए, इजराइल जानता है कि ये लोग कमजोर देश है, इन्हें उत्तेजना दिलाओ और जैसे ये लड़ने के लिए आएंगे मारो, भयानक जमीन कब्जा लो। और ये लोग समझेंगे नहीं, ये लोग ताव में आ जाएंगे तुरंत। इतना बड़ा था फिलिस्तीन। देखिए, फिलिस्तीन समेटते गया, वो काला वाला एरिया जो है वो यहूदी का है, मतलब वो इजराइल है। धीरे धीरे देखिए ये निपट गए, इतनी सा बचे हैं, लग रहा है बस प्रसादी के हिसाब से बचे हैं। देखिए, इतना पहले पूरा था, इतना हो गया। से दुनिया के जूस और हिंदूज को अटैक करना है तो उसके लिए 4 बड़े आसान स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को साथ में मिलाकर साइकिल ऑफ विक्टिमहुड कहा जाता है। इस साइकिल का पहला स्टेप है टू क्रिएट अ ग्राउंड वर्क फॉर वायलेंस। पहला स्टेप है कि भाई आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री को लीजिए और उनको फैशिस्ट बताने लगिए, उनको
टेररिस्ट बताने लगी, उनको अपार्थाइड स्टेट बताने लगी। एक बार आपने उनको फैशिस्ट बोल दिया, अपार्थाइड बोल दिया, तो फिर उनके खिलाफ वायलेंस करना और उस वायलेंस को जस्टिफाई करना काफी आसान हो जाता है। तो इजराइल के खिलाफ भी ये जो ग्राउंड वर्क फॉर वायलेंस है वो हमारे लिबरल्स ने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। Israel is an apartheid state. One side is the occupier, the other side is occupied. You would describe Israel as an apartheid state. Really are telling Palestinians fighting apartheid there is no form of acceptable resistance to state violence, it seems. But we've seen how Israel's control over and discrimination against Palestinians fits the legal threshold for apartheid. देखिए भाई, इस अपार्थाइड स्टेट में यार जो बेचारे माइनॉरिटीज हैं, डरे हुए लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए थोड़ी सी हिंसा तो करनी पड़ेगी ना। तो एक बार जब आपने ये ग्राउंड वर्क क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप वायलेंस को इंसाइट कर सकते हैं। और अगर आपको खासकर कुछ फेमस सेलिब्रिटीज मिल जाते हैं तो इस तरह का मैसेज, इस तरह के वायलेंस को इंसाइट करना आपके लिए और भी आसान हो जाता है। पहला अदीत जी जो ये स्लोगन लोगों को सुना रही हैं, ये स्लोगन एक्चुअली हमास की ऑफिशियल पोजीशन है इजराइल के खिलाफ। हमास ये कहता है कि उनका गोल है इजराइल के खिलाफ लड़ना जब तक पूरे के पूरे इजराइल को, यानी जॉर्डन नदी से लेके मेडिटेरेनियन सी तक, इस पूरे एरिया को पैलेस्टाइन में नहीं बदल दिया जाता। हमास का क्लियर गोल है इजराइल को हटाना और उस पूरी जगह पर पैलेस्टाइन बनाना। उनका चार्टर भी कहता है कि इजराइल तभी तक यहाँ पर रहेगा जब तक इस्लाम इसको यहाँ से हटा नहीं देता। हमास चार्टर का आर्टिकल 6 ये कहता है कि इजराइल के हर एक कोने में इस्लाम का झंडा गाड़ा जाएगा। और ये फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री वाला जो फ्रेज है, ये पीएलओ और हमास जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत सालों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और उसका मीनिंग कभी भी चेंज नहीं हुआ है। मीनिंग है इजराइल को खत्म करना और इजराइल की जगह पैलेस्टाइन को खड़ा करना। अब जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है तो आम पब्लिक को भी हिम्मत आ जाती है कि भैया अब हम भी इजराइल को खत्म करने की बात खुल्लम खुल्ला कर सकते हैं। भाई सब तो मार काट काहे किया था? माने तुम मारने आया था इसलिए कि हमको पूरी तरह से उजाड़ दो, पूरा देश का देश आया था। और जब हार गए तो यहाँ बोलते हो कि वापस यूएन वाला ही दिला दो। अब ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ दो पार्ट बन गया, जो फिलिस्तीन है उसके दो राज्य हो गए हैं, फिलिस्तीन देश के दो राज्य। एक ये जो इधर थोड़ा सा बचा हुआ है इसे कहते हैं वेस्टर्न बैंक, और जो इधर बचा हुआ है इसे गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप कहते हैं। इन्हीं दोनों को मिला के फिलिस्तीन बना है। अब इजराइल इनको प्लानिंग में है कि यहाँ से भी निपटा के फाइल निपटा दिया जाए। अब इसमें समझिए कि जो वेस्टर्न बैंक है ये अरब समर्थित है, यहाँ पर अरब ये वगैरह वगैरह देशों का यहाँ समर्थन है। ये लोग नरम दल वाले हैं, शांति से प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि भैया हमारा अधिकार रहना चाहिए क्योंकि हमारे पूर्वज यही है, एक तरह से तो देश हमारा ही था। यहाँ आप शांति देखेंगे, यहाँ मारधार नहीं होता है, यहाँ पे अगर प्रोटेस्ट भी होगा तो डेमोक्रेटिक तरीके से नॉर्मल होगा। लेकिन गाजा से मिसाइल चलने लगती है। इवन जो शाहजरा वाला एरिया है वो यहाँ है, जेरूसलम वाला एरिया यहाँ है, लेकिन जो रॉकेट दागे जा रहे हैं वो गाजा से दागे जा रहे हैं, यहाँ से दागे जा रहे हैं। अब ये गाजा में ऐसा क्या है, तो गाजा में ईरान का समर्थन है और इसमें अरब का समर्थन है। गाजा में एक हमास नामक संगठन है, ये हमास ये कहता है कि इजराइल जो है वो हमेशा जुल्म करता है, बम मारता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कब्जा करते जाओगे हम चुपचाप रहेंगे, हम भी मारेंगे तुमको। अब ये लोग क्या करते हैं, रॉकेट से हमला करते हैं। इनके पास बहुत तगड़ा रॉकेट नहीं होता है, 3 लाख का आता है एक कासम रॉकेट, ये बहुत हैवी पावर का नहीं होता, देखने में नहीं लग रहा है ये क्या करेगा, इतने खेत में लगा के मार देते हैं सर। लेकिन हाँ, ये एक पब्लिक के लिए बहुत खतरा है, किसी देश के लिए नहीं, बट पब्लिक वाले एरिया में गिर जाएगा तो तबाही मचा देता है। ये कासम रॉकेट जो है ये लगातार मारते हैं सब, और ये एक दूगो नहीं मारता है, एक के बार मारेगा सर 200, 400, 500, अब तक के लोग सोचा 1500 मार चुका है लोग रॉकेट एक हफ्ता में। धड़ा इसको ट्रांसपोर्ट करने में कुछ जाता नहीं, लगाओ पलिता मार दो यहाँ से। इनमें कोई टारगेट फिक्स नहीं रहता है, गिरे जहां गिरे मन गिरो वहां पर। अब इनका इन लोगों ने बड़ा रेंज भी बना लिया है कासम रॉकेट का। पहले इजराइल का थोड़ा सा एरिया आता था, अभी धीरे धीरे इन लोगों ने पूरे एरिया को कब्जा कर लिया, इस कासिम रॉकेट के अंदर में आ गया, तेल अवीव तक हमला कर दिया है वहां से। इस बार हमास ने इजराइल को ज्यादा क्षति पहुंचाया पिछली बार के तुलना में। अब आप कहेंगे कि गाजा के पास ये रॉकेट आ कैसे जाता है, क्योंकि गाजा का जो एरिया है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गाजा का एरिया आप इधर देखेंगे तो इधर से इजराइल से घिरा हुआ है, इधर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो समुद्र में इजराइल की नौसेना रहती, इधर थल सेना रहती, ऊपर वायुसेना रहती, आ कैसे गया? तो ये एरिया थोड़ा सा मिस्र का एरिया लगता है, यहाँ मिस्र का। तो मिस्र के रास्ते ये पहुंच जाते हैं, जिसमें हमारे ओबामा साहब ने बड़ा भारी रोल निभाया था मिस्र तक पहुंचने में। देखिए ये मिस्र देश है, मिस्र का ये सिनाई प्रायद्वीप है, ये गाजा से सटता है,
तो जब बराक ओबामा थे ना, तो इनको मिडिल ईस्ट में हीरो बनने का शौक था। इन्होंने ईरान से समझौता किया था और P+ करके, आप लोग 2013 में अगर होंगे तो 13 वाला को अगर करंट अफेयर को देखेंगे तो वहां ध्यान में होगा। तो इनका संबंध इन दोनों से बहुत अच्छा था, क्योंकि इन्हीं के समय यहाँ पे ओसामा बिन लादेन मारा गया था और इन लोगों ने अमेरिका को, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया था कि पाकिस्तान को तो पता ही नहीं था क्लीन चिट है, उसको नहीं पता था यहाँ पर। अब भाई साहब ईरान को जब परमिट मिला तो ये ईरान यहाँ से इसी कासिम रॉकेट को ये सिनाई प्रायद्वीप के माध्यम से यहाँ ठुसवा दिया, सुरंग बना पहुंचा दिया, हजारों की संख्या में, इवन की वहां फैक्ट्री लगवा दिया, और यही रॉकेट आज इजराइल में तबाही मचाते हैं। इसलिए हमको आपको इस मचमच में पड़ने की जरूरत नहीं भाई साहब, ये लोग खुदे पहुंचे हुए फकीर है। ये लोग हमेशा चाहते हैं लड़ाई हो, क्योंकि लड़ाई ना होगा तो इनका हथियार नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर अंधेरा ना हो तो टॉर्च का बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। हालांकि इजराइल की एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम, ये छोटे दूर में किसी भी मिसाइल को मार के गिरा देती है। अब वहां से ये वायलेंस अगेंस्ट इजराइल एंड जूस। पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज जो है, हमास जो है, वो ऑलरेडी 2 बार इजराइल के खिलाफ इंतिफादा कर चुका है और इन दोनों इंतिफादा में बहुत सारे लोगों की जाने गई थी। When it ended 5 years later, around 1,000 Israelis had been killed, while Palestinians were left with more than 3,000 dead. और इस पूरे सिचुएशन को आप जरा इंडिया से भी कंपेयर कीजिए। इंडिया में भी हमें यही सिखाया जाता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया की जो आर्मी है और इंडिया के जो हिंदू हैं वो फैशिस्ट हैं, कैपिटलिस्टिक हैं, ब्राह्मणिकल हैं और कास्टिस्ट हैं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो भाई हिंदुओं के लिए और इजराइल के लिए, दोनों के लिए हमने ग्राउंड वर्क प्रिपेयर कर लिया है। अब आता है स्टेप 2, यानी कि नहीं देंगे, वीजा नहीं देंगे। और यही अमेरिका है जो वीजा नहीं दे रहा था, अभी बुला के पिज्जा खिला रहा है यहाँ पर, हाउडी मोदी कर रहा है यहाँ पर। वक्त बदला कि नहीं बदला? भारत की शक्ति ऐसी है कि भारत ने सबको जब वैक्सीन दिया था, तो अभी जब भारत को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, पूरी दुनिया पहुंची, इवन अरब देश वाले भी पहुंचे, सिंगापुर, कौन नहीं आया भारत को। तो जब आप सबसे मिलजुल के रहेंगे, सब आपकी मदद के लिए आएंगे। आप बस अपने लिए रहेंगे तो केवल आपके अपने ही आपको पूछेंगे, फिर पड़ोसी आपको नहीं पूछेंगे। अभी तो इजराइल ये कुछ नहीं बता रहा है, अभी तो ट्रेलर चल रहा है। इजराइल ने कह दिया कि हमले नहीं रुकने वाले हमास पे। इजराइल का प्लान है ग्रेटर इजराइल बनाने का। जिस तरह इंडिया में नोएडा था, ग्रेटर नोएडा बन गया, उसी तरह पहले तो फिलिस्तीन था, वहां बना इजराइल, अब बनेगा ग्रेटर इजराइल। जरा ध्यान से देखिए ग्रेटर इजराइल का नक्शा, ये अभी वर्तमान इजराइल है जो अभी चल रहा है। और ये जो ब्लैक डॉट देख रहे हैं ना, इनका प्लान है ग्रेटर इजराइल बनाने का। यहां से ये मिस्र पर कब्जा करेंगे, यहां से सऊदी अरब का ये वाला कब्जा करेंगे, कुवैत करेंगे, इराक को ले जाएंगे, सीरिया को ले जाएंगे, तुर्की का ये लेके आएंगे, जार्डन तो पूरा बीच में चला है, लेबनान। तो ये इन लोग का पूरा प्लानिंग है भाई साहब ग्रेटर इजराइल बनाने का। और आप खुद सोचिए, देखिए नफरत अलग चीज होती है, जो फिलिस्तीन के समर्थन भी है वो भी जरा ये बात को सोचे कि अगर ये हमला करने आ जाएगा तो इन्हें कौन रोक सकता है। 6 दिन में इन सारे देशों को हरा दिया था 1967 में इसने, तो इसको कोई नहीं रोक सकता, ये इनका प्लानिंग है यहाँ पे। तो अभी के वक्त में भाई साहब आप खुद समझिए कि ये गरम दल के हिसाब से आप यहाँ थे, इतनी समय सिमट गए। जिस हिसाब से इजराइल आपको उकसा रहा है और आप इजराइल की चाल नहीं समझ पा रहे हैं, वो उकसाएगा और आपकी जमीन छीनेगा और पूरी दुनिया के पास उसके पास बहाना रहेगा। इवन जो बाइडेन ने भी कह दिया कि इजराइल को अधिकार है, वो अपनी रक्षा कर सकता है। इजराइल दुनिया को दिखाएगा कि मेरे पास 1200 रॉकेट दागे गए, लेकिन ये नहीं दिखाएगा कि इस रॉकेट में उतनी क्षति नहीं हुई जितनी उसके एक रॉकेट में हमास को हो गई। वो तो यही चाहता है। और अगर इन लोग का यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में इजराइल इन लोग को यही दे देगा, जो मीट काटने वाला लकड़ियां होता है ना, यही बांट देगा। तुम लोग का देश खत्म हो गया, तुम लोग ये ले लो, इसी पे बैठना, इसी पे बैठ के जिंदगी बिताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है इन लोग को कॉम्प्रोमाइज कर ले, वरना वहां से यहाँ आ गए, अब ये इस पे बैठ के जिंदगी बिताना पड़ेगा। इजराइल इसको कटवा के रेडी रख रहा है यहाँ। और फिलिस्तीन के लोगों को लगता है कि ये अरब देश बचाएंगे। अरे ये क्या बचाएंगे? इन लोग को कुछ नहीं बचा सकते हैं। इन लोग का खुद का हालत खराब हुआ रहता है, तेल खत्म, खेल खत्म। इन लोग के पास आता क्या है? इनको ये अरब वाले और पाकिस्तान, तुर्की, ये क्या बचाएंगे? समझिए ध्यान से। चाइना का इधर का एरिया जो है ये कहलाता है उगर मुसलमानों का ये एरिया है, यहाँ पर उगर मुसलमान रहते हैं, सिंजियांग प्रांत है। यहाँ पर चाइना कहता है कि मुसलमान को कुरान उतना ही पढ़ना है जितना हम बताएंगे। यहाँ महिलाएं अगर कपड़ा पहन लेती हैं पूरा, तो उसको 20 सड़क पर उसके कपड़े काट दिए जाते हैं कि घुटना से ऊपर कपड़ा रहना चाहिए। कोई अरब देश आवाज नहीं उठा सकता है। वहां किसी भी लड़की को उठा के लेके चल जाते हैं। ऑनलाइन किसी को चाहिए ऑनलाइन लेके चल जाओ इन लोग को। जिस तरह से जोमेटो इस सब पे ऑर्डर होता है ना, वैसे यहाँ ये लोग ऑनलाइन
उठा के लेके चल जाता है मजदूरों को, लड़कियों को, ऐसे कोई नहीं बोल सकता। आज तक कोई आवाज नहीं उठा सकता है। यहाँ इस तरह से सरेआम लाठी डंडा से पीटा जाता है। लेकिन ये दोहरी नीति ना हो जाती है कि अगर इजराइल करेगा तो हम आवाज उठाएंगे इस आधार पर कि मुस्लिम पर अत्याचार क्यों हो रहा है, और चाइना कहेगा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये दोहरी नीति है। यहाँ पर चीन का विरोध करना चाहिए तो देखिए ये अरब के राजा चीन के साथ, ये तुर्की वाला भाई साहब, ये देखो ये चीन के साथ है, और ये पाकिस्तान, इमरान खान तो सोच रहा है इसका रखेल बन गया, ये क्या बोलेगा यहाँ पर। ये लोग के भरोसे है, ये कुछ नहीं कर सकता है। देखिए पूरी दुनिया को अहिंसा, सच्चाई और शांति के रास्ते पे चलना सिखाया था दलाई लामा ने, बौद्ध धर्म ने। नतीजा क्या हुआ, 1959 में तिब्बत को ही गंवाना पड़ गया। अहिंसा पे चले थे, देश गायब हो गया। फिलिस्तीन हिंसा पे चला, दूसरे का देश कब्जा कर लिया। दोनों में अंतर होता है। याद रखिएगा, अगर आप देश को बचाना चाहते हैं तो आपको शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, और अपनी संस्कृति बचाना चाहते हैं तो शास्त्र उठाना पड़ेगा। हम खुशनसीब हैं जो ऐसे देश में जन्म लिए हैं जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों में किसी की कमी नहीं। रॉकेट फायर करते हैं। इजराइल की 70% पॉपुलेशन को बॉम्ब शेल्टर्स में जाकर छुपना पड़ा है, और इजराइल के बाहर भी जूस को सड़कों पर अटैक किया जा रहा है और हरास किया जा रहा है। इस्तेमाल करके इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। But the fundamental, unavoidable reality at the heart of this conflict is that there is an asymmetry of power here. One side is the occupier, the other side is occupied. Well done. तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। If you are in a fight where the other person cannot beat you, how hard should you retaliate when they try to hurt you? इजराइल की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो इनके डिफेंस सिस्टम्स है, जो इनकी एजेंसीज है मोसाद जैसी, उनसे compete करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री पावर्स है इजराइल। तो इतनी पावर के साथ साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जो हमारे जैसे लोग हैं जिन्हें इजराइल टेररिस्ट मानता है, अगर टेररिस्ट ग्रुप रॉकेट फेंकेंगे तो इन्हें भी उन्हीं की तरह रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं। Wait a minute. This is not about both sides. This is about an imbalance of power. बताइए, जिन लोगों के बगल में अगर एक छोटा सा पटाखा भी फूट जाता है तो उनकी फटके हाथ में आ जाएगी, वो लोग इजराइल को ज्ञान दे रहे हैं कि भैया सह लीजिए, 3000 रॉकेट क्या रखा है इसमें, सह लेंगे थोड़ा सा। LGBTQ ग्रुप्स भी हैं जो इंडिया में, वेस्टर्न कंट्रीज में, वो तुरंत पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने के लिए आ जाती हैं, हिंदुत्व को अटैक करने के लिए आ जाती हैं, लेकिन कभी भी डरे हुए लोगों के खिलाफ ये आवाज नहीं उठाते। शायद इस वजह से, क्योंकि इनको पता है कि अगर डरे हुए लोग पावर में आ गए तो इनके साथ क्या होगा। और फाइनली फिर हम आते हैं स्टेप नंबर 4, यानी इग्नोर ऑल बेसिक फैक्ट्स एंड एविडेंस दैट गो अगेंस्ट योर आर्मी। इजराइल जो है वो एक फैशिस्ट देश है, वो एक टेररिस्ट देश है, वो एक अपार्थाइड देश है, और आपको कहना है कि इजराइल जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं चाहता, वो सारे पैलेस्टीनियंस को बाहर निकालना चाहता है। लेकिन इसके लिए आपको वो सारे एविडेंस को इग्नोर करना पड़ेगा जो हमें दिखाता है कि पैलेस्टीनियन लीडरशिप और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है उन्होंने बार बार 2 स्टेट सोल्यूशन के प्रपोजल्स को ठुकराया है। उन्होंने 2000 में 2 स्टेट सोल्यूशन को ठुकराया था, Because I don't want to. उन्होंने 2008 में 2 स्टेट सोल्यूशन को ठुकराया था, No, permission denied. उन्होंने 2014 में 2 स्टेट सोल्यूशन को ठुकराया था, You have been stopped. और उन्होंने 2020 में भी ट्रंप के 2 स्टेट सोल्यूशन प्लान को फिर से ठुकराया था। यही तो मौज है, आप बार बार 2 स्टेट सोल्यूशन के प्लान को ठुकराते रहिए और फिर बोलिए कि इजराइल नहीं चाहता 2 स्टेट सोल्यूशन। Seriously, what the f are you doing? उसी तरह से इंडिया में आप इंडिया को फैशिस्ट कंट्री बोलते रहिए, इंडिया को हिंदुत्व सुप्रीमेसिस्ट कंट्री बोलते रहिए, लेकिन फिर उसके लिए आपको ये इग्नोर करना जरूरी है कि आर्टिकल 370 के अंतर्गत औरतों को, दलित्स को, सिखों को, हिंदुओं को, शियास को, बुद्धिस्ट को इक्वल राइट्स नहीं थे। आपको पाकिस्तान का जो रोल है कश्मीर में टेररिज्म फैलाने का, टेररिज्म को फंडिंग देने का और हिंदुओं की एथनिक क्लेंजिंग करने का, उस रोल को आपको पूरी तरह से इग्नोर करना पड़ेगा। आपको इग्नोर करना पड़ेगा कि सीएए के जो हीरो हैं शर्जील इमाम, वो भारत के टुकड़े करना चाहते थे। आपको इग्नोर करना पड़ेगा कि जामिया की जो शीरोज हैं वो एक्चुअली काफिरों के खिलाफ जिहाद करना चाहती थी। आपको इग्नोर करना पड़ेगा कि फार्मर्स की जो टूल किट बनाने वाले लोग हैं वो अपने आप को खुल्लम खुल्ला खालिस्तानी बोलते थे और पंजाब को भारत से काट कर अलग करना चाहते थे। तो रिमेंबर, बेसिक फैक्ट्स को इग्नोर करना स्टेप 1, 2 और 3 को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। एंड देयर यू हैव इट। इफ यू फॉलो दीज 4 सिंपल स्टेप्स,
then you can incite hatred and violence against Jews and against Hindus, and you get to also play victim at the same time. And I told them, thank you very much, but we fight our own fights. We don't want other people to fight our fights. It was always our way. ये एक तरफा ये लड़ाई भी नहीं है दोस्तों। जो कहता है कि इजराइल के हमास से लड़ाई हो गई वो भी झूठ बोल रहा है। ये लड़ाई नहीं है, ये पिटाई है। ये पिटाई है क्योंकि लड़ाई क्या होता है, दोनों लड़ते हैं तब होती है लड़ाई। पिटाई एक तरफा होती है। अब इजराइल मैदान में आ गया है, ये देखना है चूहे। अभी आप देखना है चूहे कैसे भागते हैं, क्योंकि इजराइल अपने टैंक वैंक लेके, अपने सब कुछ लेके, आप देखिएगा इजराइल घुस जाएगा बिल्कुल अंदर और एक एक करके ठोकेगा, एक एक करके निकाल के, एक एक करके निपटाएगा। और फिर ये लोग पता है क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं दोस्तों, इजराइल का जो असली, जिसको कहते हैं कि इमेज जो है, वो खराब करने का ठेका हमास ने ले रखा है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये ऐसी लाशें दिखा देंगे, जिंदा लोगों को लेटा देंगे और उनके ऊपर सफेद चादर डाल देंगे कि जैसे मरा हुआ आदमी है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे दिखाएंगे कि बच्चा मरा हुआ है, बच्चे को बोला तुम सांस मत लेना, कुछ मत लेना। उनकी फोटोग्राफी करते हैं ऊपर से और फिर उसको ये वायरल करते हैं सोशल मीडिया पे। कहते हैं कि देखो इजराइल ने इतने 50 लोग मार दिए, 100 लोग मार दिए। ये ऐसे काम करते हैं और लोग जो हैं भावुक तो होते हैं। लोग कहते हैं हो इजराइल इतना बुरा है, इजराइल ने बच्चों को मार दिया। देखिए बात ये होती है कि ये क्या करते हैं, ये जो रॉकेट आए हैं कहाँ से आए हैं। मैं आपको पूरी स्कीम बता देता हूँ। इनकी जो स्कीम होती है ना हर चीज़ की, माल बेचने की, इनकी माल बेचने की स्कीम क्या है? इनकी माल बेचने की स्कीम यह है कि दोस्तों जितने भी रॉकेट फायर करते हैं, ये रॉकेट फायर करते हैं, जो एरिया होगा ना कहीं से तो रॉकेट टेक ऑफ करेगा। वो कोई तो उसका बेस होगा ना जहां से रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है हवा में। ये कोई सुनसान इलाके से नहीं करते फायर, ये करते हैं पॉपुलेटेड इलाके से, बिल्कुल जहां पे आबादी के क्षेत्र होते हैं ना। आबादी के क्षेत्र के बीचों बीच एक कॉलोनी बनी है, वहां पे हजारों दर हजारों 50-60 हजार लोग रहे, उनके बीचों बीच 15, 20, 30 रॉकेट वहां से फायर हो जाते हैं। अब क्या होता है, इजराइल का जो रडार है या इजराइल का कंप्यूटर है वो रीड करते हैं कि कहां से मिसाइल निकली है, मिसाइल टेक ऑफ कहां से करी है, वो देख लेते हैं। रॉकेट कहां से टेक ऑफ करा है वो रीड कर लेते हैं। तो उनका जो सीबी होता है, सीबी यानी कि काउंटर बम्बार्डमेंट, यानी कि इजराइल से फिर मिसाइल वहीं पे जाके गिरेगी जहां से रॉकेट इनका टेक ऑफ किया है, और वो होता है आबादी का इलाका। ये जानबूझ के जो पैलेस्टीनियंस हैं, हमास वाले हैं, हिजबुल्लाह वाले हैं, ये तो अगर हमास की स्टोरी है आज की, लेकिन हिजबुल्लाह वाले ये सब लोग क्या करते हैं, ये जानबूझ के, आपने ये बात देखी होगी, इनसे सीख के हुर्रियत वाले भी यही करवाते थे कश्मीर में, पत्थरबाजी। ये पत्थरबाजी का ये मामला कहां से शुरू हुआ? ये कश्मीर से थोड़ा ना शुरू हुआ। ये जानबूझ के लाते हैं बीच में कि किसी ना किसी को गोली लग जाए और फिर हम उसकी फोटो खींचें, वीडियो बनाएं और दुनिया भर में प्रोपेगेंडा करें। सारी की सारी लड़ाई IW यानी कि, लेकिन जैसे ये सिख भाई खड़ा हो गया ना, मैं सिख भाई को सैल्यूट करता हूँ, मैं सिख भाई को नमन करता हूँ।